गुड इवनिंग बच्चा लोग। अब देखिए सभी लोग ध्यान दीजिए। देखो हम लोग लास्ट टर्म पे बात कर रहे थे, हम लोगों ने सुपर पोजिशन प्रिंसिपल की बात की थी और हम लोग उसमें फेजर डायग्राम की बात कर रहे थे कि अगर हमें कोई भी दो एसएचएम की इक्वेशन है तो उनका रिजल्टेंट एसएचएम की इक्वेशन क्या होगी, ये हम लोगों ने फाइंड आउट किया था। जैसे अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूं, अगर उससे बात करूं कि अगर मेरे पास x1 इज इक्वल टू 3 इंटू साइन ओमेगा टी है और x2 इज इक्वल टू ये आपका 4 कॉस ओमेगा टी है। अब इनके लिए जो है ना, हमें रिजल्टेंट एसएचएम की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है कि इक्वेशन क्या होगी रिजल्टेंट एसएचएम। तो देखो अगर मैं इस केस की बात करूं, ध्यान से समझिए सब लोग। तो देखो x2 को हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से, x2 इज इक्वल टू 4 इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। बताओ ये लिख सकते हैं। अब बताओ, एक ये एसएचएम की इक्वेशन है और एक एसएचएम की इक्वेशन। ध्यान रखना, अगर इक्वेशन रिजल्टेंट इक्वेशन एसएचएम की है, उसके लिए कंपलसरी कंडीशन है ओमेगा दोनों के सेम होने चाहिए। अगर ओमेगा अलग अलग होंगे, आप डायरेक्टली बिंदास बोल दो कि एसएचएम हो ही नहीं सकता आपके पास। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो दोनों के ओमेगा आपके पास सेम दिए हुए, तो अगर मुझे इसके इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट एसएचएम की बात करूं, तो ये XR बताओ किसके बराबर होता है। दिस इज इक्वल टू x1 प्लस x2 के बराबर। अब देखो x1 प्लस x2, अब इसको सॉल्व की करने की बात करें तो मैंने आपको एक फेजर डायग्राम समझाया था। और अगर हम यहां पर फेजर डायग्राम की बात करें तो हम लोग क्या करते हैं, बस इसको साइन ओमेगा, एक कोई भी ले लो, साइन कॉस कुछ, ये साइन ओमेगा टी, तो ये वाला क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। क्यों? क्योंकि इसके बीच में एंगल 90 डिग्री है। अब बताओ साइन ओमेगा टी के अलोंग कितना एम्पलीट्यूड है, 3। तो एक वेक्टर हमारे पास 3 आ गया। दूसरा वेक्टर बताओ ये कितना हो गया, 4। अब बताओ 3 और 4 है, तो बताओ इन दोनों का रिजल्टेंट आपके पास क्या हो जाएगा, ये 5 हो गया। अच्छा आप बताओ, ये 3 4 5 इसके सामने वाला एंगल 53। अगर ये 53 है तो बताओ ये क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी प्लस 53। तो हमारे पास इसकी रिजल्टेंट इक्वेशन बताओ, ये XR की वैल्यू बताओ क्या हो जाएगी, 5 इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 53। ये होगी अब आपके पास रिजल्टेंट इक्वेशन की, रिजल्टेंट एसएचएम की इक्वेशन। ये मैंने लास्ट टाइम पे आपको बताया था। बात सभी को क्लियर पूरी तरह। तो ये केस हमारे पास केस 1 हमने किया था। having same omega and along same direction। ओमेगा भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। डायरेक्शन का मतलब बताओ यहां पर क्या हुआ, देखो ये किसके अलोंग है, ये अलोंग एक्स एक्सिस है, ये ऑसिलेशन एक्स एक्सिस के अलोंग हो रहा है। और इसकी बात करें, ये भी बताओ ऑसिलेशन किसके अलोंग है, अलोंग एक्स एक्सिस। तो दोनों की डायरेक्शन भी आपके पास से ठीक। बेटा जिन लोगों ने लास्ट टाइम पे नहीं अगर किया था तो उसे नोट कर लीजिए क्विकली सभी लोग। देखिए इस पे एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं सर, मैंने एक एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन ही लास्ट टाइम पे कराया था ना ये। बट आप सभी लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान दीजिए। सभी लोग लेक्चर शीट पे आइए एसएचएम की। पेज नंबर 14, एग्जाम्पल 34।
एग्जाम्पल 34। वेरी गुड, मेरे पास कई लोगों के आंसर्स आ गए। प्रणव, वैभव, प्रांशु, परफेक्ट आंसर। बाकी लोग? लक्ष्य, परफेक्ट आंसर। बेटा π/3 गलत है। जो क्वेश्चन समझिए क्या दिया हुआ, सारे ही ऑप्शन तो तुमने बोल दिए। परफेक्ट। देखो क्या, अ पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू अ two simple harmonic motions in the same direction having equal amplitude and equal frequency. Amplitude भी equal है, frequency भी। If the resultant amplitude is equal to the amplitude of individual motion, find। अब देखो ये क्या केस है, हमें फेज मतलब एक एसएचएम कुछ ऐसे दिया होगा, ठीक है, मेरी तरफ बेटा ध्यान दीजिए। एक एसएचएम कुछ ऐसे दिया होगा, एसएचएम ए इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, और दूसरा एसएचएम जो है ना ए इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ये इन दोनों के बीच में डेल्टा फेज डिफरेंस है, ठीक है ना, इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस है, हमें ये डेल्टा निकालना है। ये कह रहा है कि जो रिजल्टेंट इक्वेशन आ रही है ना, उस रिजल्टेंट इक्वेशन की बात करें तो उसका जो है ना एम्पलीट्यूड जो है ना, वो ए आर की वैल्यू आपके पास ए के बराबर दी है। अब अगर ए आर ए के बराबर है तो ए आर की वैल्यू बताओ क्या होती है, वही वेक्टर वाला फॉर्मूला लगता है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए इंटू कॉस डेल्टा, और इसकी वैल्यू आपको ए के बराबर दी है, स्क्वायर कर दो तो ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस डेल्टा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। बताओ ए स्क्वायर कैंसिल, 2a स्क्वायर कॉस डेल्टा इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, और अगर इसकी बात करें तो कॉस डेल्टा की वैल्यू है -1/2, तो डेल्टा की वैल्यू बताओ क्या हो जाएगी, 2π/3। बात क्लियर? तो आंसर आपका क्या, 2π/3 या फिर 120 डिग्री। नोट करिए। तो ये फेजर डायग्राम से हम बहुत आसानी से इसको जो है ना सॉल्व कर लेते हैं। देखो हम लोग केस 2 की बात करें,
तो बात करो अलोंग सेम डायरेक्शन एंड ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। अभी मैंने आपको बताया अगर एसएचएम होना है तो कंपलसरी उसके लिए बताओ क्या होना चाहिए, ओमेगा 1 शुड बी इक्वल टू ओमेगा 2। अब अगर ये कोई केस है x1 इज इक्वल टू a1 इंटू साइन ओमेगा 1t, x2 इज इक्वल टू a2 इंटू साइन ऑफ ओमेगा 2 इंटू टी। तो अगर ये केस दिया हुआ है तो एक्स आर रिजल्टेंट की बात करेंगे x1 प्लस x2, तो ये मोशन जो है ना विल नॉट बी एसएचएम। ये मोशन कभी, क्योंकि हमारे पास नेसेसरी कंडीशन है कंडीशन फॉर एसएचएम। अगर एसएचएम तभी हो सकता है जब आपके पास ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की वैल्यू बताओ क्या हो, वो इक्वल हो। ये कंपलसरी कंडीशन। तो अगर मैं इस केस की बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, ओमेगा 1 ओमेगा 2 अलग अलग, तो सीधे सीधे बोलता हूं हमें कुछ सॉल्व ही नहीं करना है इस केस को। आप डायरेक्टली बोल भाई हम एम्पलीट्यूड तो तब फाइंड आउट करते हैं ना जब हम कहते हैं एसएचएम है। जब मैं कह रहा हूँ ये मोशन ही एसएचएम नहीं है तो फिर हमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्टली बोल दो आपकी ये मोशन एसएचएम नहीं। बात सभी को क्लियर? अब देखिए ध्यान दीजिए, अब हम बात कर रहे हैं इन टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन की बात कर रहे हैं इन टू परपेंडिक। अब बेटा इस ये केस 3 और इस पे आप मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक करिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट केस यही है आपके पास। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, देखो ये आपके स्कूल लेवल पे नहीं आपको बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपके जेई मेंस और जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली ये केस तो बहुत इंपॉर्टेंट। इन टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन, और ओमेगा 1 ओमेगा 2 इक्वल है, क्योंकि वो तो हमें सीधे सीधे समझ में आ गया। अगर ओमेगा इक्वल नहीं होगा तब तो हम सीधे सीधे क्या बोलते थे, वो मोशन ही आपका एसएचएम नहीं होगा। ठीक, अब केस समझिए यहां पर क्या है, ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात है। हमारे पास यहां पर एक मोशन एक्स एक्सिस के अलाउंग हो रहा है, वो है ए साइन ओमेगा टी, और दूसरा मोशन हो रहा है ए कॉस ओमेगा टी, नहीं ए बी ए इंटू साइन ओमेगा टी। मतलब हम इसमें से जो है ना इस केस 3 को दो केस में डिवाइड कर रहे हैं, और हमारे पास सब केस ए है जहां पर फेज डिफरेंस 0 है। मतलब इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, वो आपका 0। तो हम उस केस की बात करें जब ये दो वेव, एक जो है ना एक एसएचएम हो रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग और एक एसएचएम हो रहा है वाई एक्सिस के अलोंग, लेकिन दोनों सेम फेज में। अब मैं अगर बात करूं तो देखो अब एक एक्स है एक वाई है, इसका मतलब अब एसएचएम की जो इक्वेशन होगी
वो एक्स एक्सिस में नहीं होगी ना वाई एक्सिस में होगी। हम यहां पे बात करते हैं एसएचएम इन एक्स वाई प्लेन। अब जो ये एसएचएम हो रहा है वो किस में हो रहा है? एक्स वाई प्लेन में। हम वेक्टर आर की बात करेंगे, एक मोशन एक्स आई कैप में है और एक मोशन वाई जे कैप में है। समझना, एक एक्स आई कैप में, दूसरा वाई जे कैप में। अभी तक हम सीधे सीधे क्यों ऐड कर देते थे? क्योंकि दोनों ही मोशन सेम डायरेक्शन में होते थे, या तो एक्स में हो रहे थे या फिर वाई में हो रहे थे। बट अब पहला केस ऐसा मिला जहां पर एक एसएचएम एक्स में, एक एसएचएम वाई में। तो भैया फिर तो वेक्टोरियली, क्योंकि एक्स डिस्प्लेसमेंट होता है, तो हमें वेक्टोरियली ऐड करना पड़ेगा। अगर मैं वेक्टर आर की बात करूं तो ये क्या हो गया? ए साइन, मैं इसको A1 A2 मान लेता हूं जनरल के लिए। A1 साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस A2 इंटू साइन ओमेगा टी ये जे कैप। और अगर ये सिचुएशन है यहाँ पर, तो इस केस की बात करें, ये वेक्टर है। अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस A2 स्क्वायर, अभी नोट मत करिएगा बेटा आप लोग, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो अगर मैं इसके से मैग्नीट्यूड की बात करूं तो आर हमारे पास क्या आ रहा है? अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा टी। देख लो और बताओ क्या ये एसएचएम की इक्वेशन है? भाई यहां पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बताओ क्या हो गया? ए आर, और ये आपके पास किसके बराबर? इंटू साइन ओमेगा टी के बराबर। और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या है आपके पास? दिस इज अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। ये आपके पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। अब देखो बात आती है कि भाई अच्छा ठीक है, ये मोशन है कैसा, ये आर क्या चीज है? अभी रुकना बेटा, नोट मत करिएगा। तो जब तक चीजें पूरी समझ में नहीं आ रही तब तक नोट करने से फायदा क्या है यार? अच्छा ध्यान से देखो, y इज इक्वल टू A2 साइन ओमेगा टी था और x इज इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी था। तो y अपॉन x बताओ किसके बराबर हो गया? दिस इज A2 बाई A1। बताओ अगर मैं y की बात करूं, दिस इज A2 बाई A1 इंटू एक्स, बताओ वो यही तो है। ये तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, इसका मतलब समझ रहा है ये एसएचएम कैसे हो रहा है? ये x है, ये y है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं, ये कोई एंगल अगर हम थीटा ले लें, बताओ इसका स्लोप यही तो tan थीटा है, A2 बाई A1। तो ये मोशन इस लाइन के अबाउट हो रहा है और यहां पर एम्पलीट्यूड कितना दिया है? अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। ये इधर है इसकी एक्सट्रीम पोजीशन, और इसी तरह इधर है, दिस इज अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस। इसीलिए मैंने कहा था ये एसएचएम जो है ना, अब एक प्लेन में हो रहा है, मतलब इसके अलोंग ये एसएचएम हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हो रहा है। ये एक ऐसा स्पेशल केस है। उनका इनिशियल फेज डिफरेंस क्या है? वो आपके पास के बराबर है, 0 के बराबर है। तो उस केस में हमें ये एसएचएम मिलता है जिसका एम्पलीट्यूड अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर है। और ये मोशन बताओ किसके अलोंग हो रहा है? ये मोशन हो रहा है y इज इक्वल टू, दिस इज द लाइन ऑफ मोशन है जिसके अलोंग एसएचएम परफॉर्म। नोट करिए बेटा सभी लोग, मतलब ये ऐसा स्टैंडर्ड केस है जिसको मगअप करना है आपको।
tan थीटा बेटा A2 by A1। ये स्लोप है बेसिक, ठीक है ना। हाँ अभी तक बेटा सभी केसेस स्ट्रेट लाइन वाले थे, ये भी है स्ट्रेट लाइन, लेकिन बस अब ये एसएचएम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग नहीं हो रहा है, ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग नहीं हो रहा है। बस ये एक स्पेशल केस है कि जब एक मोशन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, एक मोशन वाई एक्सिस के अलॉन्ग, और इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, 0, तभी ये एसएचएम होगा। बेटा ये स्टैंडर्ड केस है भाई, इसका फेज कितना है, 0, इसके साथ ओमेगा टी प्लस 0 है, और इसके साथ भी ओमेगा टी प्लस 0 है, तो इनका फेज डिफरेंस क्या हुआ, 0 है। बात सभी को क्लियर। अब देखो इसमें दो केस आते हैं, सिर्फ दो केसेस में एसएचएम है, इसके अलावा कभी एसएचएम नहीं हो सकता। अब देखो मैं केस बी की बात कर रहा हूं, अब इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 0 ना होके पाई है। अब मेरी तरफ ध्यान देना, अब एक इक्वेशन 0 है और एक इक्वेशन में पाई है। अब बताओ इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस बताओ कितना हो गया, पाई के बराबर हुआ, मतलब 180 डिग्री। अब बताओ अगर मैं इस केस की बात करूं, ये एसएचएम ऐसे तो होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, एक हो जाएगा A1 साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई, ये जे कैप हो जाएगा। अब बताओ अगर मैं इस केस की बात करूं, तो बताओ ये केस आपके पास क्या आ जाएगा, अगर मैं स्क्वायर करूं, बताओ ये इक्वेशन ऐसे तो हो जाएगी। बेटा ध्यान दो मेरी तरफ सभी लोग, A1 साइन ओमेगा टी आई कैप, ओमेगा टी प्लस पाई माइनस होता है, माइनस का A2 साइन ओमेगा टी जे कैप, या इसको ऐसे लिख दो, प्लस यहां लिख दो, ये आपके। अब बताओ अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करें, तो बताओ वो यही तो आएगा, दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ आर, बोलो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर साइन स्क्वायर। बताओ माइनस का भी तो प्लस ही हो जाएगा, प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी।
तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर, पता इंटू साइन ओमेगा टी, यही आएगा। बताओ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो गया, अंडर रूट A1 स्क्वायर। अब बताओ y की वैल्यू क्या हो गई, A2 साइन ओमेगा टी, अगर पाई हटा दे तो माइनस यहाँ A1 माइनस A2 बाई A1। अब बताओ इस केस में स्लोप बताओ कितना है, बताओ माइनस है, tan थीटा माइनस A2 बाई A1। बस इस केस में फर्क क्या पड़ता है, अब स्लोप निगेटिव है, इसका मतलब अब जो है ना ये y, अब ये ऐसे स्लोप निगेटिव मतलब tan थीटा, ये थीटा है और इस tan थीटा के लिए निगेटिव। अब बताओ इसके अलोंग ये SHM करेगा, ये b एम्पलीट्यूड कितना, अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, और इसके और ये SHM करेगा, दिस इज अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, ये ऐसे। तो ध्यान रखना जब फेज डिफरेंस 0 होता है तब जो है ना जो लाइन का स्लोप पॉजिटिव होता है, और जब फेज डिफरेंस पाई होता है तो लाइन का स्लोप निगेटिव होता है। बाकी एम्पलीट्यूड आपके पास वही रहता है, विच इज अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। बस यही दो केसेस है, मतलब फाई इज इक्वल टू 0 और फाई इज इक्वल टू पाई, इन दोनों के करस्पॉन्डिंग ये मोशन कैसा होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। बेटा नोट करिए पूरा, हमने तो उसी में करेक्शन कर दिया, आपको पूरा नोट करना। हमें नोट कर लिया ना सब लोग। अब देखो, अब ये दो केस हो गए, अब इसके अलावा कोई भी केस आपके पास पूछ दिया जाए परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अब जैसे कोई ये बोला जाए आपके कि x1 इज इक्वल टू दिया a साइन ओमेगा टी, a1 साइन ओमेगा टी, और x2 इज इक्वल टू दिया जाए a2 इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3। बताओ SHM होगा, डायरेक्टली बोलो SHM हो ही नहीं सकता। SHM परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दो ही केस है, जब फेज डिफरेंस 0 होगा तब पॉजिटिव स्लोप वाली लाइन पे SHM होगा, और जब स्लोप निगेटिव होगा मतलब फाई की वैल्यू पाई होगी तो निगेटिव स्लोप वाली लाइन। मैं कोई भी ले लूं, जैसे लेट अगर मैं जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया इट्स बेटा A1 साइन ओमेगा टी, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, x इज इक्वल टू मेरे पास है A1 साइन ओमेगा टी, और दूसरा है आपके पास A2 इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, मतलब पाई बाई 2। आप जैसे ये पेयर नहीं होगा, सीधे बोलो, आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ये एज ए स्टैंडर्ड केस आपको याद रखना है।
तो बस जब एसएचएम की बात होगी तो एसएचएम सिर्फ इन दो कंडीशन में याद रखिए, बाकी इसके अलावा कोई भी पेयर होंगे। ये क्वेश्चन इसमें ऐसे ही पूछा था, आपको एक पेयर दे देगा, कहेगा इन दोनों एसएचएम का हम ओवरलैप करा रहे हैं, मैं सुपरपोजिशन करा रहा हूं, बताओ रिजल्टेंट इक्वेशन एसएचएम होगी या नहीं होगी। तो बस एक ध्यान रखिए, अगर ये इक्वेशन है ए साइन ओमेगा टी और y इज इक्वल टू ए टू साइन ओमेगा टी, तो इसमें एसएचएम होगा। ये हमने आपको केस भी कराया। और दूसरा x इज इक्वल टू ए वन साइन ओमेगा टी और y इज इक्वल टू ए टू इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई। बस इन दोनों की बात करेंगे तो यहां पर ऐसे, इसके अलावा कोई भी केस दे दे, वो 30, 60, 45, 90, आप बिना कुछ सॉल्व के सीधे बोल दो कि एसएचएम हो ही नहीं सकता। पहले तो मेरी बात से सभी लोग शायद बेटा ये कुछ एग्जांपल है, एक दो नोट कर लीजिए जिससे आपको आइडिया लगे मतलब कैसे क्वेश्चन इसमें पुट अप किया जाता है। बेटा कॉस में होगा तो उसको चेंज कर लेंगे ना, कॉस में तो उसको साइन में कन्वर्ट कर, साइन प्लस पाई बाई 2 कर दो। अब इतना बेसिक तो ट्रिग्नोमेट्री आपको अब आती है ना यार अखिल। अभी तुमने कहा कि नहीं सर ये कोई सिचुएशन है, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी और y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। अब ये कॉस में है तो बताओ इसको लिख सकते हैं ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब बताओ इन दोनों के लिए बात करें तो बताओ फेज डिफरेंस 0 और पाई तो नहीं है, तो डायरेक्टली बोलो एसएचएम नहीं हो सकता। अखिल मेरी बात से सहमत? तो ये टोटल यार एक सुपर पोजिशन का केस है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्योंकि आपके स्कूल लेवल में बिल्कुल नहीं है और आईआईटी में यार इसको बिंदास पूछा गया, मतलब बिंदास तरीके से इसको पूछा गया। तो मेरे पास कुल मिला के पहला केस जो मैंने लास्ट टाइम पे कराया था सेम डायरेक्शन में और सेम ओमेगा, तो हम लोग सिंपली उसको जो ना फेजर डायग्राम से रिजल्टेंट एसएचएम की इक्वेशन बता सकते हैं। अगर ओमेगा सेम नहीं है तो हम डायरेक्टली बोल देते भैया एसएचएम ही नहीं होगा। तीसरा आपके पास परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सिर्फ 0 और पाई के करस्पॉन्डिंग एसएचएम होगा, अदरवाइज वो एसएचएम होगा ही नहीं। सहमत पूरी तरह? कंप्लीट। तो ये आपके पास जो सुपर पोजिशन ऑफ टू एसएचएम वाला कंसेप्ट था, ये आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर कंप्लीट हो गया। यही सब केसेस हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। ठीक, अब देखो हम लोग जैसे हम लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स कंप्लीट कर लिया, हम लोगों ने ग्रेविटेशन कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग जब फ्लूइड मैकेनिक्स और ग्रेविटेशन में एसएचएम की बात कर लेते हैं, कैसे वहां पर एसएचएम के क्वेश्चन आते हैं उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। मैं ये हटा रहा हूं पूरा। बेटा ये तुम्हें ये बता रहा है दिस इज द लाइन ऑफ एसएचएम, जिसके अबाउट एसएचएम हो रहा है जिस लाइन पे, और उस लाइन ऑफ एसएचएम की ये इक्वेशन है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एसएचएम। अगर कोई तुमसे पूछे कि एसएचएम किस लाइन पे हो रहा है, उस लाइन की इक्वेशन बताओ, तो हम उसको इक्वेशन बताएंगे y इज इक्वल टू माइनस का a2 बाई a1 इंटू एक्स। डैम्प्ड ऑसिलेशन। अब देखो अगर हम लोग डैम्प्ड ऑसिलेशन की बात करें, स्क्रीन मिनिमाइज मत करो। तो अगर हम लोग यहाँ पे डैम्प्ड ऑसिलेशन की बात करें तो देखो डैम्प्ड ऑसिलेशन है क्या आपके पास। जैसे अगर मैं बात करूं आइडियल केस की बात करूं, तो आइडियल केस में क्या है, जैसे ये हमारे पास एक पेंडुलम था, हम इसको स्मॉल
एंगल लेके इधर गए स्मॉल थीटा, और हमने यहां पर रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। तो अगर ये आइडियल केस है ना, तो ये इधर भी थीटा जाता और ये इनफाइनाइट टाइम के लिए ऐसे ही ऑसिलेट करता रहता। और एक तरीके से ये जो थीटा नॉट है, ये इसका क्या हो गया, दिस इज द एंगुलर एम्पलीट्यूड हो गया। ये क्या हो गया इसका एंगुलर एम्पलीट्यूड, ये इनफाइनाइट टाइम के लिए, ये लेकिन आइडियल केस है। अगर हम यही प्रैक्टिकल केस की बात करें, प्रैक्टिकल केस मतलब इन प्रेजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस की बात हो रही है। अगर हम लोग यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस बात करें, तो ये सिचुएशन क्या होती है, अब एयर रेजिस्टेंस के कारण यहां पर डैम्पिंग होती है, मतलब इसका एम्पलीट्यूड कम होता है, जैसे हमने यहां पे किया। अगर ये थीटा नॉट हमने लिया बेटा, ये दूसरी साइड पे थीटा नॉट जाता ही नहीं है, ये इधर जाता है थीटा नॉट डैश, और ये थीटा नॉट डैश की वैल्यू थीटा नॉट से कम, तो ये यहाँ पे ऐसे जाएगा, ये आगे, फिर इसके बाद ये यहां तक नहीं आएगा, फिर ये यहाँ, ये इस तरीके, बताओ एम्पलीट्यूड लगातार, बताओ क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ये इस तरीके से ऐसे एम्पलीट्यूड लगातार कम होते 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 बहुत लंबे टाइम बाद ये इस तरीके से होगा। तो ये जो ऑसिलेशन है, हम इनको बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। दीज आर डैम्प्ड ऑसिलेशन। और यहां पर एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन की बात करें, ये डिक्रीजेस विद टाइम। ये टाइम के साथ डिक्रीज है। और अगर मैं इस केस की बात करूं, यहां पर एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन क्या है, कांस्टेंट। डायग्राम बनाइए बेटा। अब जो यहाँ पर मेन रोल जो है ना, वो किसका रोल है, यहाँ पे मेन रोल है कि यहाँ पर डैम्पिंग फोर्स की बात करें। बताओ यहाँ पर एक तरीके जो एयर रेजिस्टेंस है, यही तो एक तरीके से डैम्पिंग फोर्स है। और ये जो एयर रेजिस्टेंस होता है आपका डैम्पिंग फोर्स है, बताओ ये डैम्पिंग फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड है। और माइनस साइन लगा देते तो ये माइनस बता रहा है डायरेक्शन अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो बताओ ये क्या है, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है आपके पास। जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, और
हमेशा ध्यान रखो जो एयर रेजिस्टेंस है वो हमेशा क्या होता है आपके पास, जितनी स्पीड बढ़ाते जाओगे एयर रेजिस्टेंस, भाई स्टोक्स लॉ में यही तो देखा था, 6 पाई ईटा आर इंटू वी, जितनी स्पीड बढ़ाओगे आपके पास फोर्स जो है ना वो ज्यादा होगा आपका। अब अगर मैं इस केस को समझता हूं, तो अगर मैंने यहां पर ये मीन पोजीशन में, बेटा ध्यान से समझिएगा सभी लोग, अगर मैं यहां जनरल एक्स पे गया तो एक तो फोर्स इस पे लग रहा होगा रीस्टोरिंग फोर्स, ये रीस्टोरिंग फोर्स हो गया। ये के एक्स होगा और ये अपोजिट टू एक्स होता है तो यहां पे हम लोग माइनस के एक्स लिखेंगे। और एक अगर इसकी स्पीड v है तो इस पे एक दूसरा फोर्स कौन सा लगेगा, डैम्पिंग फोर्स। और ये एफ डी की वैल्यू बताओ क्या है, अगर मैं इस केस की बात करूं तो हम लोग ये माइनस का b इंटू वी, बी जो है ना वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। एफ डी प्रोपोर्शनल टू माइनस वी था तो हमने बी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अभी नोट मत करो बेटा, मेरी तरफ ध्यान। तो बेसिकली अभी तक हम लोग एसएचएम में एक फोर्स पढ़ते थे विच इज रिस्टोरिंग फोर्स, और कोई फोर्स नहीं था। बट अब बताओ इस केस में बताओ क्या हो गया, डैम्पिंग फोर्स भी आ गया। तो दैट मीन्स अगर मैं अब यहां पर एफ नेट की बात करूं तो वो माइनस के एक्स हो गया, कौन सा फोर्स बोला करो, रिस्टोरिंग, और माइनस का बी इंटू वी, ये कौन सा हो गया, डैम्पिंग। एफ नेट को लिख सकते हैं एम इंटू ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस बी इंटू बी। बताओ ए की बात करें, इसको इधर ले आते हैं, के अपॉन एम इंटू एक्स प्लस बी अपॉन एम इंटू वी। बताओ एक्सेलरेशन क्या होता है, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर। वेलोसिटी क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी प्लस का के अपॉन एम इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। नोट करिए। बेटा हर जो भी तुम्हारे पास रेजिस्टेंस फोर्स है, चाहे वो विस्कस ड्रैग हो चाहे वो एयर ड्रैग हो, हर रेजिस्टेंस फोर्स हमेशा क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव स्पीड ऑफ ब्लॉक होता है। ठीक है ना, ये जो स्टेटमेंट है ये इन जनरल है।
बेटा इधर वाला ये पूरा आप नोट कर लीजिए सभी लोग। पहले मैं इस साइड वाला ये पूरा हटा दूंगा ये। पक्का नोट कर लिया? अब देखो, देखो जैसे हम लोगों ने पढ़ा था डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम हमने पढ़ी थी। याद है क्या थी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम? अगर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम की बात करें तो d2x/dt² प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसमें जो है ना x का सोल्यूशन होता था x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ये हमने याद कर लिया था, वैसे ये आपके 12th के सिलेबस में है ये डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आई है ना बेटा फॉर डैम्प्ड ऑसिलेशन की अगर मैं बात करूं, d2x/dt² प्लस b अपॉन m इंटू dx/dt। बेटा ये इक्वेशन तो आपके मैथ्स के सिलेबस में भी नहीं है, मतलब 12th के सिलेबस में भी नहीं है। ये सिर्फ फिजिक्स में इक्वेशन है। ये आगे इंजीनियरिंग में जाओगे तब ये सोल्यूशन पढ़ोगे। तो इसलिए इसका सोल्यूशन बेटा आपको याद रखना पड़ेगा। इसीलिए बेटा ये जो जहां आपने डैम्प्ड ऑसिलेशन लिखा है ना वहां पे ब्रैकेट में लिख लो इन जेई मेन सिलेबस। ये जेई एडवांस के सिलेबस में नहीं है। ये जो पार्ट में करा रहा हूँ ये जेई एडवांस क्यों? जेई एडवांस कहता है भैया हम ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे जो आपको मगअप करना पड़े। तो इसलिए ये एडवांस का सिलेबस का पार्ट नहीं है। दिस इज द पार्ट ऑफ जेई मेन ओनली। वहां पे लिख लीजिए डैम्प्ड ऑसिलेशन जहां स्टार्ट किया इन जेई मेन ओनली। ये सिर्फ जेई मेन के सिलेबस में है आपके पास, और जेई मेन के सिलेबस में है इसलिए इसका सोल्यूशन आपको याद रखना पड़ेगा। इस इक्वेशन का सोल्यूशन होता है x इज इक्वल टू a इंटू साइन ऑफ ओमेगा डैश टी प्लस डेल्टा। देखो यहां पर वो ओमेगा ही होता था बट यहां कुछ ये ओमेगा डैश होता है, ठीक है ना? अब बताओ ओमेगा डैश की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। ओमेगा डैश होता है दिस इज अंडर रूट ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बी अपॉन 2m का होल स्क्वायर। ओमेगा नॉट वही होता है ये वाला ओमेगा नॉट अंडर रूट ऑफ के बाय एम। तो ओमेगा डैश की वैल्यू क्या होती है? के बाय एम अपॉन बी अपॉन 2m का होल स्क्वायर। बेटा इसका कोई अल्टरनेट नहीं है, इसको आपको याद ही रखना है। और इसका एम्पलीट्यूड होता है a इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस बी टी अपॉन 2m। ये याद रखना, इसके अलावा कोई अल्टरनेट नहीं है हमारे पास। a इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस बी टी बाय 2m। और इस पे जेई मेन में क्वेश्चन पूछा गया है, नोट करिए जल्दी से।
ठीक है ना। तो ये आपके, अब देखो ये है क्या, ये एम्पलीट्यूड है कैसा, इसका क्या मतलब, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग कैसे एम्पलीट्यूड है, ये हटा दो ना। मतलब ये इक्वेशन है, इसका सोल्यूशन ये वैल्यू आपको याद रखनी है और ये वैल्यू आपको याद रखनी है एज इट इज, इसी पे बेस्ड होकर क्वेश्चन पूछा था। देखो इस एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है, ये कह रहा है कि अगर मैं एम्पलीट्यूड की बात करूं तो यहां पर एम्पलीट्यूड एज अ फंक्शन ऑफ टी, ये एम्पलीट्यूड कोई फिक्स तो है नहीं, ये ऐसे जाएगा एम्पलीट्यूड, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो बेसिकली ये ए नॉट अगर है तो ये एक्सपोनेंशियली ऐसे जो है ना, ये फंक्शन ये ऐसे जा रहा है आपके पास। तो ये जो एम्पलीट्यूड है इसकी इक्वेशन है ए इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस बी टी बाय 2m। और देखो यहां पहले ए नॉट था, फिर देखो ये एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर गया, फिर अगली बार जब हुआ ऑसिलेशन फिर और डिक्रीज कर गया, फिर और डिक्रीज कर गया। तो इसका एम्पलीट्यूड इस फंक्शन के हिसाब से लगातार डिक्रीज कर रहा है। ठीक है ना, नोट करिए, डायग्राम बनाइए। तो कंसेक्यूटिव ईयर्स में 2 बार लगातार क्वेश्चन पूछ लिया गया डैम्प्ड ऑसिलेशन जेई मेन में। देखो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, क्या क्वेश्चन पूछा गया। सब लोग बेटा डीपीपी पे आइए। अब ये पार्ट ऐसा होता है, अगर आपने क्लास में पढ़ा है तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन कर लोगे क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। पेज नंबर 9 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 28। और यही डिफरेंस मेंस और एडवांस में है। एडवांस ऐसी कोई चीज रखता ही नहीं सिलेबस जो स्टूडेंट याद रखे और वैल्यू पुट करके आंसर निकाले, इसीलिए एक्सक्लूड कर दिया गया इसके एडवांस के सिलेबस। आपको 28 करना है, फिर नेक्स्ट पेज पे 29th क्वेश्चन करना है। डी पार्ट, बाकी लोग बेटा आंसर करो। देखो उसने एक्सेलरेशन जो है ना, रिटार्डेशन लिखा है प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है, और यहां पर एक्सेलरेशन का कांस्टेंट आपके पास ये बी दिया हुआ है।
अच्छा, हमने जो माना था, हमने फोर्स में कांस्टेंट बी माना था। तो अगर हम अपने एक्सीलरेशन की बात करें तो बताओ वो माइनस का बी अपॉन एम होगा, और जिसकी वैल्यू इस क्वेश्चन में हमें बी अपॉन एम की वैल्यू क्या लिखनी है, बी लिखनी है। ठीक है ना भाई, हर कोई अपना अलग अलग मान सकता है यार। तो हमने यहाँ पे माना था फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तब ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बी, इसने एक्सेलरेशन का कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब बताओ, मेरे पास एक्सेलरेशन आया था a इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस बी टी अपॉन टू एम, ये तो मेरा था। बताओ अब आज की डेट में b अपॉन एम की वैल्यू क्या है, b। तो बताओ ये हम क्या लिख सकते हैं, अब फॉर्मूला a इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस बी टी अपॉन टू। पहले बताओ ये बात सभी को क्लियर। अब ये कह रहा है एक्सेलरेशन कितना हो जा रहा है, e टाइम 1/e। तो बताओ अब t इज इक्वल टू टाउ टाइम में, सॉरी एम्पलीट्यूड कितना हो जाता है, ए नॉट बाई ई। तो ए नॉट बाई ई इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस बी टाउ बाई टू। ए नॉट से ए नॉट कैंसिल, तो ई इज इक्वल टू ई की पावर बी टाउ बाई टू, दोनों तरफ लॉग ले लो, लॉग टू द बेस ई, ई इज इक्वल टू लॉग टू द बेस ई और ई की पावर बी टाउ बाई टू, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, बी टाउ बाई टू बाहर आ जाएगा, लॉग ई ई 1 हो जाएगा। बताओ टाउ की वैल्यू क्या होगी, 2 अपॉन बी। देखो कोई ऑप्शन मैच कर रहा होगा। अब इसमें कोई कलाकार ही नहीं है, ये सीधा एक फॉर्मूला था, उसमें वैल्यू पुट की, हमने आंसर निकाल लिया। कौन सा ऑप्शन है, डी पार्ट। बहुत सारे लोगों ने सही आंसर किया। 29 करिए बेटा सभी लोग। 28 नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। हाँ बेटा स्क्रीन में शेयर करो। पेज नंबर 10 पे 29। अब बताओ ये क्या, a इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस का बी टी अपॉन 2m है। ठीक, अब देखो इधर, अब बताओ 5 सेकेंड में ये कितना हो जाता है, 0.9। बताओ t इज इक्वल टू 5 सेकेंड में, बताओ a बताओ 0.9 a नॉट हो जाता है, हाँ या ना।
0.9 ए नॉट इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस बी इंटू 5/2m। तो ये एक तरीके से 9/10 की वैल्यू हो गई ई की पावर -5b/2m। ठीक। और अगर ये बोला इन another 10 सेकेंड it will decrease to alpha times its original magnet, मतलब another 10 सेकेंड मतलब टोटल टाइम कितना हो गया 15 सेकेंड। तो अब बताओ मैं t इज इक्वल टू 15 सेकेंड पे बताओ ये a कितना हो जाएगा अल्फा टाइम्स a नॉट। रखो इक्वेशन में अल्फा टाइम्स a नॉट इज इक्वल टू a नॉट e की पावर माइनस b इंटू 15/2m। ए नॉट कैंसिल, बताओ यहां से अल्फा इज इक्वल टू ई की पावर माइनस बी इंटू 15/2m। अब मुझे निकालना क्या है अल्फा। अब क्या करते हैं यार दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। लॉग टू द बेस ई 9/10 इज इक्वल टू ये -5b/2m बाहर आ जाएगा। लॉग ई बताओ 1 हो जाएगा। तो मेरे पास बताओ लॉग ई की वैल्यू 0.9 इज इक्वल टू -5b/2m। और बताओ इधर अगर मैं ले लूं log e टू द अल्फा, बताओ ये किसके बराबर हो जाएगा -b इंटू 15/2m। log ई बताओ ये क्या हो जाएगा 1। बताओ log e टू द पावर अल्फा इज इक्वल टू -15b/2m। यही तो आया। हमें अब क्या निकालना रह गया अल्फा। क्या करें यार इसमें क्या चूड़ा। हाँ तो बताओ अगर इस केस की बात करें तो बताओ दोनों एक तरीके से डिवाइड कर दो। log e इंटू 0.9 डिवाइड बाई log e टू द अल्फा इज इक्वल टू बताओ ये कितना हो जाएगा ये -5b/2m डिवाइड बाई -15b/2m। बताओ ये सब कैंसिल हो जाएगा कितना आ जाएगा। तो बताओ log e टू द अल्फा इज इक्वल टू बताओ कितना 3 टाइम्स ऑफ। अगर इसकी वैल्यू आपके पास गिवन दी होगी नहीं 0.9 क्या हो जाएगा। अच्छा अभी तुम्हारे पास अच्छा हमारे पास हमें अल्फा निकालना है। अच्छा मुझे लगा हमें अल्फा निकालना है, हमें बी और 2m तो निकालना ही नहीं है, हमें अल्फा निकालना है। तो फिर तो अब कहानी खत्म हो गई है, फिर तो हमें ज्यादा मेहनत ही नहीं करनी, फिर तो इसे अंदर लिए चले जाओ कंपेयर कर दो। 0.9 का कितना हो गया 0.729 खत्म कहानी। देखो कोई ना कोई ऑप्शन मैच करिए, ठीक है ना। तो अब इन सब क्वेश्चन में देखो क्या है, इन सब क्वेश्चन में कंसेप्ट नहीं है। हमें एक फॉर्मूला याद है, बस हर जगह हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, बस ये है आपके पास। इसीलिए कहता हूँ ये वाले पार्ट बस एक बार कर लो। आपने क्लास अटेंड कर ली तो अब इसका क्वेश्चन आएगा तो अब कर लोगे। नोट करो। अब जो इसमें फिर से एक छोटा सा पार्ट है फोर्स्ड ऑसिलेशन, वो भी आपका जेई मेन के। राइट डाउन द हेडिंग फोर्स्ड ऑसिलेशन।
अब देखिए ध्यान दीजिए, अब मैं बात करता हूं फोर्स्ड ऑसिलेशन की। तो फोर्स्ड ऑसिलेशन को समझने के लिए सबसे पहले आता है फ्री ऑसिलेशन। समझना बेटा इस बात को, थोड़ा वही बेसिक है, सीधे सीधे इस पे क्वेश्चन आएगा आपके पास। फ्री ऑसिलेशन होता है फिर सिस्टम oscillates with its natural frequency, अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता है। ठीक, नेचुरल फ्रीक्वेंसी देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ लोग क्लासरूम में बैठे हुए, अब ये चाहे भी कि हमें भाई ये सोच रहे होंगे कब सर जाएं, कब हम फ्री हो, मतलब ये चाहते हैं इनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कब मेरा लेक्चर खत्म हो, कब ये यहां से भाग जाए। अब बाकी जो लोग अपना घर से क्लास कर रहे हैं उनके पास तो मर्जी है, कभी भी आप स्क्रीन के सामने रहो या भाग जाओ, क्या फर्क पड़ रहा है। तो बेसिकली ये जो लोग हैं ये फोर्सफुली जो है ना क्लास अटेंड करनी पड़ रही है इनको, क्योंकि ये क्लासरूम में आए हुए हैं। तो दैट मीन्स ये हम इनको फोर्सफुली काम करा रहे हैं। इनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पढ़ने की है ही नहीं, इनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कब ये क्लास खत्म हो हम घर जाए। तो बेसिकली अगर हम इनको अलाउ करें नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा आज जो है ना मैं पढ़ाई नहीं रहा हूं, आज हम लोग स्क्रीन पे जो है ना मैच देखेंगे। अब ये कहेंगे अरे सर 2 घंटे क्या सर 4 घंटे के लिए हम बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? क्योंकि अब इनकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है ना, और वही काम हमसे फोर्सफुली करा। तो बेसिकली जब सिस्टम अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता है, तो वह जैसे मैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो, जैसे एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है। अब बताओ इसको अगर हम यहां पर डिस्प्लेस कर दे तो बताओ ये t इज इक्वल टू 2π√m/k से, आइडियल केस की बात करें, बताओ इनफाइनाइट टाइम के लिए ये ऑसिलेट करता रहेगा। तो दैट मीन्स ये किसका एग्जांपल, दिस इज द एग्जांपल ऑफ फ्री ऑसिलेशन। तो इसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा की बात करें तो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है, √k/m। इसको हम लोग बोल देते हैं दिस इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी। हम इस नेचुरल फ्रीक्वेंसी को कई जगह ओमेगा नॉट भी। तो ये सिस्टम इस तरीके से अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से इनफाइनाइट टाइम के लिए मूव करता है। दूसरा यहां हम बात करते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन। इस केस की फोर्स्ड ऑसिलेशन का मतलब हियर सिस्टम इज बाउंडेड टू ऑसिलेट with forced frequency। अब यहां पर सिस्टम फोर्स, जैसे अब ये जो क्लासरूम में बैठे हुए, अब इनको फोर्सफुली करना ही पड़ रहा है। इन्होंने एक्सपेक्ट ये किया था 8 बजे या 8:30 तक क्लास ओवर हो जाएगी, अब लेकिन क्लास ऊपर निकल रही, तो अब इनको लग रहा है यार अब तो जबरदस्ती हम फंस गए वहां की क्लास में। तो बेसिकली ये क्या है कि अब इन्हें फोर्सफुली बैठना पड़ रहा है कि इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो ये जो केस है ये फोर्स्ड ऑसिलेशन का है। जब तक हम क्लास लेंगे तब तक इन लोगों को क्लासरूम में बैठना ही पड़ेगा। तो ये हमारे पास क्या है, यहां पर इनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से का कुछ नहीं है। यहां पर अगर मैं बात करूं कोई फोर्स लग रहा होगा F, विच इज Fe एक्सटर्नल इंटू कॉस ओमेगा डी इंटू टी। तो ये जो ओमेगा डी है ये आपके पास एक तरीके से फोर्स फ्रीक्वेंसी है, और सिस्टम को बिना मन से बेमन से कैसे भी, अब बताओ किससे ऑसिलेट करना पड़ेगा, उसको फोर्स फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करना पड़ेगा। ये हमारे पास फोर्स फ्रीक्वेंसी। बात सभी को क्लियर, पक्का? तो फ्री क्या होता है, जहां पे सिस्टम अपने आप अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ऑसिलेशन करता है। और इस केस की बात करें तो यहां पर सिस्टम फोर्सफुली कोई दूसरा एजेंट आता है, वो उसे ऑसिलेशन कराता है, और उसको उसके अकॉर्डिंग जो है ना ऑसिलेट करना पड़ता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। मेरी बात से सहमत? नोट करिए बेटा।
तो ये फोर्स्ड ऑसिलेशन हो रहा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल एजेंट। डी ये कंफ्यूज है तो हम इसे सिर्फ ओमेगा लिख रहे हैं, ठीक। ओमेगा नॉट हो गया नेचुरल फ्रीक्वेंसी और सिर्फ ओमेगा क्या हो गया, फोर्स फ्रीक्वेंसी। अब देखो इसमें थर्ड क्या हो गया, वो आपके डैम्प्ड ऑसिलेशन आ गए। इस फ्री ऑसिलेशन के लिए बेटा हमेशा फोर्स कौन सा होगा, रिस्टोरिंग फोर्स। और वो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, बोला माइनस के एक्स होता है, ठीक, माइनस के। और यहां अब बताओ डैम्प्ड ऑसिलेशन की बात करें तो अगर डैम्प्ड ऑसिलेशन है तो यहां पर एक डैम्पिंग फोर्स लग रहा होगा। और डैम्पिंग फोर्स क्या हो जाएगा, वो माइनस बी इंटू वी होता है, ठीक है ना। अब ये वैसे जैसे आपने ध्यान, जैसे वो स्विंग होता है ना, जो बेसिक स्विंग होता है, तो अगर एक कोई बंदा स्विंग पे बैठा हुआ है तो भाई एक बार अगर तुम उसे रिलीज करो थोड़ी देर बाद ये स्विंग क्या होगा, रेस्ट पे आ जाएगा। तुम लोग क्या करते हैं, एक साइड पे हम खड़े हो जाते हैं, जैसे ही वो आता है फिर से हम उसे पुश करते हैं, फिर वो चलाता है, फिर वापस आता है, फिर से हम उसे पुश करते हैं, फिर वो चलाता है, फिर से वापस आता है, फिर से हम पुश करते हैं। तो ऐसे लगातार पुश करने से क्या होता है, जो ड्यू टू द डैम्पिंग एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है, हम उतनी एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं और इस तरीके से स्विंग बताओ लगातार स्विंग करता रहता है। तो उस केस में कौन कौन होता है, नेचुरल भी है, एजेंट भी है और डैम्पिंग भी है। तो बताओ यही तो एक जनरल केस हुआ आपके पास, नोट करो। नोट कर लिया ना बेटा सभी ने। तो अगर मैं इस केस की बात करूं, हटा रहा हूं मैं। अब बताओ अगर मैं टोटल फोर्स की बात करूं, मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑल फोर्सेस की अगर हम बात करें तो एफ नेट हमारे पास क्या हो जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स माइनस के एक्स, डैम्पिंग फोर्स माइनस ई इंटू बी, और प्लस का एफ एक्सटर्नल कॉस ऑफ ओमेगा टी। ये होगा, ये क्या है आपके पास, एक्सटर्नल एजेंट, ये क्या है आपके पास, डैम्पिंग फोर्स, ये क्या है आपके पास, रिस्टोरिंग फोर्स। तो अगर मैं इस केस की बात करूं, एफ नेट की अगर बात करें तो माइनस के एक्स माइनस का वी इंटू बी और प्लस का एफ ई एक्स टी कॉस ओमेगा टी, ये हो जाएगा m इंटू डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, इधर ले आएंगे तो प्लस के एक्स प्लस का b इंटू वी इज इक्वल टू एफ ई एक्स टी कॉस ओमेगा टी। इसको लिखे डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर। बेटा फिर से ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें याद करनी पड़ रही, क्योंकि वही प्रॉब्लम है कि हमारे पास इनका सोल्यूशन है ही नहीं, मतलब हमारे सिलेबस में ही नहीं है, और इसीलिए फिर से ये एक्सक्लूडेड है जेई एडवांस के सिलेबस से। एफ ई एक्स टी अपॉन एम इंटू कॉस ओमेगा टी, ये नोट करिए बेटा सब लोग।
मतलब ये पार्ट बेटा ऐसा है जो इसको आपको याद रखना पड़ेगा, मतलब जब भी कोई एग्जाम कुछ भी है तो एक बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशंस आपको मगअप करनी पड़ेगी। तो इसमें मैं भी आपकी मदद नहीं कर सकता है, क्योंकि वो मैथ्स का पार्ट है ही नहीं हमारे पास। अब देखो इसका सोल्यूशन बेटा ये याद रखना पड़ेगा। तो इसका सोल्यूशन जो आता है आपके पास, अगर मैं बात करूं तो x इज इक्वल टू आता है a साइन ओमेगा टी प्लस कुछ भी डेल्टा। ओमेगा ध्यान रखना ये क्या है, फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी है। मतलब अब बताओ सिस्टम को किससे ऑसिलेट करना पड़ेगा भैया, नेचुरल फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं। अब कौन गवर्न कर रहा है उसे, उसे गवर्न कर रहा है एक्सटर्नल एजेंट। तो यहां पर और ए का फॉर्मूला बेटा बस यही फॉर्मूला याद रखना है, एफ ई एक्स टी अपॉन एम अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी ओमेगा अपॉन एम का होल स्क्वायर। ये एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है, एम्पलीट्यूड का। बात अगर हम कहें फॉर अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, अगर अनडैम्प्ड ऑसिलेशन है आपका, बताओ तो उस केस में बताओ क्या हो जाएगा, बी जीरो हो जाएगा। भाई अगर अनडैम्प्ड ऑसिलेशन है तो आपके पास एफ इज इक्वल टू माइनस बी इंटू बी वाला फोर्स जीरो। अगर ऐसा है तब बताओ एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू एफ ई एक्स टी अपॉन एम, ये वाला टर्म पूरा जीरो, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। बताओ वो यही होगा ये। अब इसमें भी देखो एक स्पेशल केस आता है। स्पेशल केस क्या आता है, अगर मैं बात करूं ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट के बराबर आ गया, मतलब ये स्पेशल केस है। मतलब फोर्स फ्रीक्वेंसी अगर सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो गई और डैम्पिंग भी नहीं है, तो बताओ इस केस में एम्पलीट्यूड बताओ, अगर इस रिलेशन को देखो आप लोग, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, मॉड लगा दो बेटा क्योंकि रूट के अंदर से हमने निकाला इसे। बताओ ये वैल्यू इंफिनिटी आएगी। इसका मतलब है कि अगर ऐसा हुआ तो एम्पलीट्यूड वेरी लार्ज हो जाता है। ये वही केस है, हमने कहा भाई आज हम पढ़ाएंगे नहीं, आज आपको मैथ्स दिखाएंगे, तो आपने कहा अरे सर 2 घंटे की क्लास क्यों, ऐसी क्लास तो 10 घंटे की भी ले लो, हम यहाँ पे बैठे हुए। मतलब आपका जो एम्पलीट्यूड था आप उन्हें उससे बहुत ज्यादा एम्पलीट्यूड चाहते हो, क्योंकि आप वही चाहते हो जो हम आपसे फोर्सफुली कराना चाहते हो। तो ऐसे केस में हम कहते हैं कि सिस्टम का एम्पलीट्यूड बहुत लार्ज हो जाता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं दिस इज नोन एज स्टेट ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस वो स्टेट है जहां पर किसी भी सिस्टम की फोर्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी फोर्स फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है। उस केस में सिस्टम एक हैवी एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करने लगता है, उसको हम लोग रेजोनेंस बोलते हैं। और इस केस में एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट मतलब लार्ज एम्पलीट्यूड। बात क्लियर। और अगर अनडैम्प्ड है तो ये आपके पास ये केस होता है आपके पास। तो ये बस फॉर्मूले यार आपको एज इट इज याद रखने हैं, डायरेक्टली इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ लिया था, मतलब इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, ये फॉर्मूले हैं, डायरेक्टली इस पे क्वेश्चन आता है। नोट करिए।
अब देखो इस पे क्वेश्चन जेई मेन नहीं पूछा गया, बट इसके ऊपर टिक कर लीजिएगा जेई मेन, ठीक है ना। अब देखो रीड करिए, आपको तुरंत समझ में आएगा, डायरेक्ट आप आंसर बता दोगे मुझे। ये क्वेश्चन है आपके पास, भाग गया भाई, पेज नंबर 8 पे क्वेश्चन नंबर 12। अब बताओ बेटा, तुरंत आंसर बताओ, देख के रीड करके तुरंत। यही बेटा एक्स, एक्स ए साइन ओमेगा टी है, तो एक्स ए के प्रोपोर्शनल है, और ए की वैल्यू ये है आपके पास। अरे भाई इतनी देर में तो आंसर आ जाना चाहिए। अरे बी की वैल्यू 0 दी हुई है, तो किसके प्रोपोर्शन होगा, एफ ई एक्स टी अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर। देखो कोई ऑप्शन है ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, खत्म आप। तो इसमें कुछ कलाकारी करे, उसी के जस्ट नीचे वाला क्वेश्चन रीड करो। जब आपके पास बेटा स्टेट ऑफ रेजोनेंस होती है तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम होता है, और एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन, भाई जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है तो एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन भी तो मैक्सिमम होगा। बता दो नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर है। बोला फोर्स ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है ओमेगा 1। अरे भाई वो ओमेगा 1 क्या होगा, वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी। कह रहा है एनर्जी मैक्सिमम होती है ओमेगा, अरे वो भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी, तो दैट मींस ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2। है कोई ऑप्शन, खत्म। मतलब इसमें कहा ना, ये मेंस के क्वेश्चन आते हैं सीधे सीधे, ये जो फॉर्मूले इन्हीं पे बेस्ड होके वो क्वेश्चन पूछ था, कोई दिमाग नहीं लगा। तो बस ये दो डैम्प्ड ऑसिलेशन, और आपके पास मैंने बात की फोर्स ऑसिलेशन, इसके फॉर्मूले एज इट इज आपको याद रखने, और इसी पे बेस्ड होके सीधे सीधे क्वेश्चन आता है। तो बेटा ये एसएचएम का पार्ट आपका कंप्लीट